अगला प्रश्न देखते हैं, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। एक प्रश्न छूट गया है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किस लिपि से? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार का है। कितने प्रकार? तो अनुप्रास अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा है? आगे के प्रश्न में रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अपनी करनी पर उतरनी का लोकोक्ति का अर्थ होता है अपना कार्य ही फलदायक होता है। क्या? अपना कार्य ही फलदायक होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, व्याकरण का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण एक जिसे कहते हैं सोना। कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो उसी तरीके इसमें भी होगा। अलंकार का अर्थ होता है क्या? कि आभूषण। काव्य में अगर अलंकार ना हो तो क्या होगा? बिल्कुल पढ़ने में ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसे ही क्या कहते हैं? जैसे कोई स्त्री हो, स्त्री बिना गहनों के क्या लगती है? बिल्कुल सादी सिंपल लगती है। तो वैसे ही अलंकार के बिना क्या होता है? काव्य अधूरा है। अगला प्रश्न है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ होता है क्या? स्वार्थी व्यक्ति। कौन होगा? स्वार्थी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है। तो अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसे? सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है। तो आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? क्षेत्र विशेष से होता है। किससे होगा? क्षेत्र विशेष से होगा। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। तो आचरण की सभ्यता, मैंने आप लोगों को कल यही प्रश्न था, बिल्कुल घुमाकर पूछा गया था। आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। तो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। उसमें था 4 ऑप्शन थे और आचरण की सभ्यता यानी कि राइटर का नाम लिखा हुआ था, प्रश्न घुमाकर था। तो किसकी रचना होगी? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। तो आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप होगा आम बजट पर बहस होगी। बिल्कुल शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। वाक्य में अशुद्ध क्या है? क्या शब्द अशुद्ध होगा? उज्ज्वल इसका सही शब्द है, पर ये यहाँ पर दोनों आधा आधा जा रहेंगे। किसमें? उज्ज्वल में दोनों आधा आधा जा रहेंगे। अगला प्रश्न है, ऊष्म यानी गर्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो सा सा हा, ये कैसे व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो लोकोक्ति का अर्थ होता है संघ में बड़ी शक्ति होती है। संघ यानी एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशव दास जी को कहा जाता है। किसे? आचार्य केशव दास जी को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे। तो कबीर ज्ञानमार्गी काव्य धारा के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है। कलम का जादूगर किस कवि या लेखक को कहा जाता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना
कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कलम तोड़ना अर्थ क्या होता है मुहावरे का? बहुत ही अच्छा लिखना। क्या होगा? बहुत अच्छा लिखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। किस भाषा को? ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कौन होंगे? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देते हैं, कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को। संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो हिंदी की आदि जननी है। देवों की भाषा देवनागरी लिपि को बोली जाती है, जो हम लोग बोलते हैं। अगला है लोकोक्ति है, ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसे कोई कहता है ना कि गुस्सा होते हैं तो इधर उधर मुंह मारते हैं या किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ ही होता है असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। क्या होगा? असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना, यह होता है इसका खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया। घोंसले में चिड़िया वाक्य में कौन सा अलंकार है? कौन सा कारक है इसमें? तो घोंसले में चिड़िया का क्या होता है? तो घोंसले में रहने वाली चिड़िया क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान यानी अलग की दृष्टि से होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि बिल्ली छत से कूदी यानी कि अलग हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। तो किसी दिन आप लोगों को कारक बिल्कुल बोर्ड पर पढ़ा देंगे, बिल्कुल शुरू से और बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे। तो बस 1 ही 2 दिन की बात है, वरना आप लोगों को फिर से क्लास बढ़िया से देखने को मिलेगी। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार है। यह एक चौपाई है। चौपाई में क्या है? इसमें चौपाई में रूपक अलंकार है। अगला है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय है चीनी भाषा का शब्द। 27वें नंबर पर है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? श्रांग वेद में मिलता है। किस में मिलेगा? श्रांग वेद में मिलेगा। अगला है, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। जीने की इच्छा यानी जिजीविषा, यानी जिंदा रहने की इच्छा यानी जिजीविषा। दोनों तरफ से घुमाकर प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि जीने की इच्छा या जिंदा रहने की इच्छा, तो क्या होगा? जिजीविषा होगा। अगला प्रश्न है, जिसकी पत्नी गुजर गई हो। जिसकी पत्नी गुजर गई हो यानी कि परलोक चली गई हो, या क्या होता है जिसे कहते हैं ना कि उनकी पत्नी गुजर गई है, क्या होगा? उसे परलोक चली गई हो, या कहते हैं ना कि मतलब बिछड़ने के में क्या होगा? विधुर, यानी कि जैसे कि विधवा स्त्री को जिसका पति गुजर गया हो या उसकी पत्नी गुजर गई हो, तो उसे क्या कहेंगे? लेडीज को कहते हैं विधवा और जेंट्स को कहते हैं विधुर, यानी आदमी को कहेंगे विधुर और लेडीज को कहेंगे विधवा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाए वाक्य के लिए एक शब्द होगा क्या? आशुतोष। क्या होगा? आशुतोष होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, जो भोजन हो रोगी के लिए निषिद्ध है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अय्यध। क्या होगा? अय्यध होगा, जो रोगियों के लिए निषेध भोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो व्यतीत हो गया है, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? अतीत। यानी गुजरे हुए कल को क्या कहा जाता है? अतीत कहा जाता है। तो हिंदी की भाषा में ही ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है। अगला है, जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हिसाब किताब की जांच करता है उसे कहते हैं अंकेक्षक। क्या कहेंगे? अंकेक्षक कहते हैं जो हिसाब किताब की जांच करता हो। अगला प्रश्न है, जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? जौहर का अर्थ होता है क्या? भेद का पता चलना या भेद का पता लग जाना। इसे क्या कहते हैं? जौहर खुलना कहते हैं। ये मुस्लिम भाषा का शब्द है, बट हम लोग हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है, ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? कंगाल होना, जिसके पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि आज हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठन ठन गोपाल है। तो वही है, जिसके पास कुछ ना हो उसके क्या कहते हैं? ठन ठन गोपाल कहते हैं, यानी कंगाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, तरन तरूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फिर से देखिएगा, तरन तरूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। कौन अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तिनके की ओट में पहाड़, तिनके की ओट में पहाड़, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो तिनके में पहाड़, लोकोक्ति का अर्थ होता है छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना, उसे क्या कहते हैं? तिनके की ओट में पहाड़। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा क्या है? तो त्रिपुरा राज्य की भाषा क्या होगी? बांग्ला इसकी राज्य भाषा है। कौन सी भाषा? तो बांग्ला इसकी राज्य भाषा है। ये रहे आज के टॉप प्रश्न, जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसको टाइम हो तो नोट कर लीजिएगा, वरना बार बार वीडियो को देख लेना 2-3 बार, पूरा सब क्लियर हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की तैयारी हमारे यहाँ से ही मिलती है आप लोगों को, कम समय में सबसे ज़्यादा प्रश्न की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं इसी उम्मीद और उसके साथ नेक्स्ट क्लास में कि एक से बढ़कर एक प्रश्न आप लोगों को आगे के सेशन में देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार।